नादरीन, जो इस वक्त खामनाई है, मुश्तबा खामनाई, ईरान के सुप्रीम लीडर, उनकी भी जान को खतरा है। और देखें, उनको सामने आना होगा उस वक्त जब उनके वालिद की तदफीन होगी, और उसके लिए 6 जुलाई का इंतखाब किया गया। शहबाज शरीफ साहब जो है वो पहुंचेंगे ईरान में आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए। कुछ और आलमी रहनुमा, उनको भी बुलाया गया, वो भी जाएंगे। तो दुनिया भर से लोग जा रहे हैं ईरान में, और यही एक गारंटी है ईरान के लिए कि उस बीच में कोई हमला हमारे ऊपर नहीं होगा और हम तदफीन कर पाएंगे आयतुल्लाह अली खामनाई की, शहीद की। तो अब दुनिया से लोग जा रहे हैं, सहाफी भी जा रहे हैं, बड़ी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो है वो ईरान में जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद इस बात का खतरा मौजूद है कि ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा मुश्तबा खामनाई को, और उनके ऊपर मुस्तकबिल में अटैक किया जा सकता है। इसके ऊपर एक बयान जारी किया, और वो इसराइल की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसपे ईरान ने फौरी तौर पर वार्निंग दी है। इसराइली वज़ीर दिफा काटस की जानिब से खामनाई को मौत का हदफ करार देने पर इराक़ची ने इसराइल को वार्निंग जारी की है। वज़ीर ख़ारजा इराक़ची ने बुध के रोज खबरदार किया कि हमारे अवाम और क़यादत के खिलाफ किसी भी खतरे का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। और उन्होंने कहा जी कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शराइत बिल्कुल वाज़ेह और सबके सामने है। उन्होंने मजीद कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन को इस बात का पाबंद किया है कि वो तिल-उल-बैब में अपने पालतू जानवरों का मुंह बंद रखे, और इंतबाह दिया कि अगर उन्होंने अपने आका को नजरअंदाज किया तो ईरान उन्हें बहुत बुरा सबक सिखाएगा। अब ये इसराइल ने कहा कि वो मौत का निशाना बन सकते हैं, मौत का हदफ है खामनाई, जबकि ईरान ये कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम बहुत ताबड़तोड़ किस्म का जवाब देंगे। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि खैर आफियत के साथ ये तदफीन का अमल मुकम्मल हो जाए, और उसके बाद कोई इस तरह की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ना हो जिसकी बुनियाद के ऊपर इसराइल मजीद कोई खतरा पैदा कर सके पूरे रीजन में। अब ये बड़ा कम्प्लेक्स है, इसके ऊपर फिर हम आने वाले दिनों में बातचीत करते रहेंगे। नादरीन, हम काफी अरसे से बात कर रहे थे, भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका हो। मैं वक्तन फवक्तन इसके ऊपर बात करता हूँ, लोगों को बड़ी आग लगती है, गुस्सा आता है कि इस पे बात क्यों। मैं DGISPR का वो स्टेटमेंट भी सुनाता हूँ, मेरी फौज के तर्जुमान है, कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर दे। तो इस बात को बड़ा माइंड किया जाता। लेकिन अब शुक्र है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से हुकूमत ने होश के नाखून लिए हैं और इस पर बात करना शुरू की है। मैं लंबे अरसे से खबरदार कर रहा हूं, और ये मैं कई सालों से खबरें दे रहा हूं। जब जब इंडिया ने पाकिस्तान के पानी के ऊपर कोई नया मंसूबा शुरू किया, मैंने सबसे पहले रिसर्च करके उसके ऊपर खबर देने की कोशिश की। जब इसके बारे में एक छोटी सी खबर भी आई तो मैंने पूरी तहकीक करके एक एक चीज कौम के सामने रखी। ये हमेशा से मैं करता हूं, और अब ये सिलसिला बहुत तेजी से बढ़ गया। इंडिया बड़े बड़े मंसूबे बना रहा है और झेलम और चनाब को फारिग करने वाला है। दरियाए सिंध के ऊपर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, और ये बात पूरा पाकिस्तान जानता है। तो पहली मर्तबा अब इनको होश के नाखून आए थोड़े से, और सिंध ताश मुआहदे के ऊपर इन्होंने जनाब यकतरफा किस्म की कॉन्फ्रेंसेस बुलाना शुरू कर दी हैं। इसमें मेरे ख्याल में ना राब्ते करने चाहिए इंडिया के साथ, इंडिया को अंगेज करना चाहिए। इस हुकूमत ने इंडिया के साथ राब्तों में कोई कबाहत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनकी कोई कुट्टी होगी, इंडिया के साथ इनके राब्ते हैं। हॉटलाइन हर वक्त चलती रहती है, और एक जंगबंदी हुई है, और इसके बीच में कुछ बातचीत भी हुई है इनकी। तो इंडिया के साथ राब्ते करें। जो सालिस मौजूद हैं ये सिंध ताश मुआहदे के, तो वो उन सालिसों और जामिनों के साथ बातचीत की जाए, उन्हें होश दिलाया जाए। हर फोरम पे पाकिस्तान को जाना चाहिए। लड़ाई जो है वो किसी भी मसले का आखिरी हल हो सकता है, और लड़ाई कभी भी मसले का हल नहीं होती। लड़ाई खुद ही एक मसला होती है, लेकिन बाद औक़ात लड़ाई के बाद मसले का हल निकल आता है, जब दोनों फरीकैन को होश आती है कि लड़ाई में काफी नुकसान हो गया। तो लड़ाई तो मसले का आखिरी हल होता है। बातचीत करें, डायलॉग करें, बैठे किसी तरह कायल करें, कुछ भी करें, लेकिन पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान को मिलना चाहिए। और अगर अब कोई लड़ाई हो जाए या कोई कार्रवाई हो जाए ना, तो फिर पाकिस्तान को अब 70 साल से जो कौम के साथ वादे किए गए ना, वो पूरे कर दें। यानी सियाचिन इंडिया ने छीन लिया, कारगिल पे इंडिया ने कब्जा कर दिया, तो पाकिस्तान की तो जमीनों पे इंडिया ने कब्जा ही किया है पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक। तो अब पाकिस्तान की बारी है। पाकिस्तान को जो है वो कश्मीर को आजाद करवाना चाहिए। पाकिस्तान की फौज ने 70 साल से वादा किया हुआ है कि कश्मीर को हम आजाद करवा कर देंगे, तो वो भी करने पर लगे हाथों जब भी कभी कोई मामला छिड़े तो। और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के पानी के ऊपर जितने बंद हैं फिर वो खत्म किए, ताकि पाकिस्तान का पानी पाकिस्तान में बगैर किसी रुकावट के एक फ्लो के साथ आ सके। नादरीन, तेल महंगा हो जाता है ना पाकिस्तान में, एक अजीबोगरीब चीज मैं आपको बताता हूँ। अब तेल सस्ता करने के लिए हुकूमत तैयार ही नहीं है। वो एक के बाद एक टैक्स उसके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। कोई इन्वायरमेंटल लेवी है उसको भी बढ़ा दिया इन्होंने। यानी किसी सूरत भी अवाम को रिलीफ देने के लिए ये हुकूमत तैयार नहीं है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें जंग से पहले वाली सूरत हाल से भी नीचे चली गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं। जंग हो जाए ना, आलमी मंडी में तेल महंगा हो जाए, तो पाकिस्तान में उसके असरात 24 घंटे में आते हैं। आलमी मंडी में तेल महंगा हो गया तो पाकिस्तान में 24 घंटे के अंदर तेल महंगा हो जाता है। लेकिन आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया
तो पाकिस्तान में उसके असरात 3 हफ्ते से 1 महीने के बाद आते हैं। हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को। यदि वहां महंगा होता है तो आप 24 घंटे में यहां महंगा कर देते हैं, वहां सस्ता होता है तो आपको सस्ता करने में 3 हफ्ते से 1 महीने तक मौत पड़ जाती है कि जनाब हमने सस्ता नहीं करना। तो अजीबो गरीब किस्म के जेब कतरे जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त मुसल्लत है। नाज़रीन, यहां पे एक फैक्ट है जो पेश किया डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। ये फैक्ट मैं पहले आपको बता चुका हूं, लेकिन आपको मैं याद दिलाता रहता हूं कि आईपीपीज का जुर्म पाकिस्तान के साथ शरीफ खानदान ने सबसे बड़े पैमाने पर किया। आसिफ अली जरदारी और बेनजीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो सबसे खौफनाक केस बना, वो केस बना था स्विस अकाउंट्स का केस। ये केस क्या था मैं आपको बताता हूं। हुआ ये था कि 1996 में जब बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत खत्म हुई तो निगरान हुकूमत में एक इदारा बनाया गया। ये निगरान हुकूमत में बना था, उस इदारे का नाम था एहतसाब ब्यूरो। एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात शुरू की और करप्शन पकड़ने का आगाज किया। एहतसाब ब्यूरो ने सारी की सारी करप्शन का फोकस रखा पीपल्स पार्टी के ऊपर। उनके जो करप्शन के जेन्युइन केसेस थे, जो बिल्कुल ठीक केसेस थे, उनके ऊपर हाथ डाला और कार्रवाई शुरू कर दी। नजम सेठी उस वक्त, क्योंकि नजम सेठी का नवाज शरीफ से बहुत गहरा और बड़ा प्यारा ताल्लुक है, तो नजम सेठी साहब उस वक्त जो हैं वो एहतसाब ब्यूरो के उनको सरबराह बनाया गया, इंचार्ज थे। तो उन्होंने बड़ी हवा दी करप्शन के केसेस को। उसका बहुत फायदा हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और वो 2/3 अक्सरियत से 1997 में इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आ गए। जब वो हुकूमत में आए तो नजम सेठी को फारिग किया गया और सैफुर रहमान को उन्होंने नैब का चेयरमैन लगा दिया। नैब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, उसका चेयरमैन बना दिया और उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी को टाइट कर दें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो गई, उनके केसेस खुलने शुरू हो गए और पहली मरतबा स्विस केस जो है वो बन गया। अब ये जो करप्शन का केस था, इसके अंदर एसजीएस को टिकना, एसजीएस का एक रेफरेंस था, मैं बताता हूं आपको क्या डिटेल थी। लेकिन जरदारी साहब और बेनजीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ केस बना और वो केस ये बना कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर किया है और ले जाकर स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर छुपा दिया है, और ये सारा रिश्वत का पैसा था। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में केस चल रहा था। ब्रॉडशीट जो कंपनी है, इस तरह की कंपनीज ने उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से राब्ता किया और उन्होंने कहा एहतसाब ब्यूरो को कि हम आपको ढूंढ ढूंढ के देते हैं आपके पाकिस्तानियों ने कहां कहां पैसा छुपाया हुआ है पूरी दुनिया में। हम आपको बताएंगे कि कौन कौन करप्शन करके पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर गया है, और वो असासे आपको बताएंगे। आप उनको रिकवर करें, हमें हमारा हिस्सा दे दें परसेंटेज पे। तो एहतसाब ब्यूरो ने ये सारा मामला नवाज शरीफ के सामने रखा। तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त फौरन डर गए, उन्होंने ये किया नहीं उनके साथ मुआहिदा गैर मुल्की कंपनी के साथ। कौन सा मुल्क है जो नहीं चाहता कि बाहर से हमारे पैसे वापस आ जाएं? नवाज शरीफ साहब ने इसलिए नहीं किया कि उनको ये शक पैदा हो गया कि उन्होंने भी तो बाहर फ्लैट्स बनाए, उन्होंने भी बाहर प्रॉपर्टीज बनाई हैं, उनके खानदान ने भी बाहर बहुत करप्शन के अंदर जो है वो माल पहुंचाया। तो ये ना हो कि ये कंपनी जरदारी साहब की और बेनजीर की करप्शन ढूंढते ढूंढते हमारी करप्शन भी निकाल के ले आए कल को, और पता नहीं हमारी हुकूमत कितना अरसा रहनी है, क्योंकि उस दौर में हुकूमत 2, 2.5 साल 3 साल में खत्म हो जाती थी। तो मियां साहब डर गए और मियां साहब ने कोई मुआहिदा गैर मुल्की कंपनी के साथ नहीं किया। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, सैफुर रहमान साहब को हटा दिया गया और जनरल अमजद साहब एक हुआ करते थे रिटायर, उनको लाके बना दिया गया एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब एहतसाब ब्यूरो खत्म हो गया और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आ गया, नैब, एक नया उसका ऑर्डिनेंस आ गया, तो वही जनरल अमजद जो है वो नैब के सरबराह बन गए। तो पहली मरतबा ब्रॉडशीट के साथ जो है वो मुआहिदा वगैरह किया गया। लेकिन जब उनको लिस्ट दी गई कि इन बंदों की आपने करप्शन पकड़ के हमें बतानी है, उसी बीच में डील तय हो गई और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर निकल के चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ पहले ही डील थी, लिहाजा किसी किस्म का भी एहतसाब हो ही नहीं सका। अब वो ब्रॉडशीट इनको रिकॉर्ड देती थी, ये कुछ करते ही नहीं थे। तो इसके जो मुलजिमान है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जो 1997 में जरदारी साहब के खिलाफ स्विस अकाउंट्स का केस बना था, इसमें स्विट्जरलैंड की एक फर्म थी एसजीएस, इसने $12 मिलियन रिश्वत दी थी बेनजीर भुट्टो साहबा को और जरदारी साहब को, और ये रिश्वत दी थी इंपोर्ट कार्गो इंस्पेक्शन कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था 1993 से 1996 में जब बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी। तो इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो रिश्वत दी थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी, ये अरबों रुपए बनते हैं। ये पैसा उस दौर में, ये बात है 93-96 की, दिया गया और ये पैसा ऑफशोर कंपनियों में रखा गया। ऑफशोर कंपनियां जो अपने नाम पे नहीं बनाई जाती, एक फर्जी नाम के ऊपर बनाई जाती हैं, होती आपकी हैं लेकिन फर्जी नामों में बनाई जाती हैं, और स्विट्जरलैंड के अकाउंटों में यह पैसा पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान में भी केस चल रहा था, स्विट्जरलैंड में भी केस चल पड़ा। स्विट्जरलैंड में बेनजीर भुट्टो साहबा पेश भी होती रही अदालतों में, लेकिन स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने 6 अगस्त 2003 को यह खबर छपी
कि बेनजीर भुट्टो साहिबा और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों को करप्शन के ऊपर सजा में सुना दी। उन दोनों को, ये जो मैंने आपको एसजीएस केस बताया, इसमें करप्शन पे बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी दोनों सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इन दोनों को सजा सुना दी और दोनों को 50-50 हजार डॉलर्स का जुर्माना भी कर दिया कि ये जुर्माना पे करें और अपनी सजा काटें। लेकिन क्योंकि बेनजीर भुट्टो साहबा लंदन में थी और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान जेल में थे, तो ये सजा जो है वो सस्पेंड रही, सस्पेंडेड ये सजा थी। बहरहाल ये 2003 में हुआ था। उसके बाद मुशर्रफ साहब का दौर आगे बढ़ता गया, बाद में उन्होंने एनआरओ दे दिया। जब एनआरओ दिया तो पाकिस्तान ने इन केसेस को परसू करना छोड़ दिया। हुआ क्या था कि एक आदमी था, इसकी शक्ल आप देखिए, इसका नाम है डैनियल ज़पैली। ये जेनेवा का चीफ प्रोसिक्यूटर था, जेनेवाज चीफ प्रोसिक्यूटर डैनियल ज़पैली। डैनियल ज़पैली ने 27 अगस्त 2008 को बताया, और इस वक्त आप याद रखिएगा कि हुकूमत आ चुकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो इसने बताया कि हम अब जो पैसा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने केस किया हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर से ही स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने $60 मिलियन, $60 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, $60 मिलियन जो अमाउंट है, स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने इस पैसे को फ्रीज कर दिया था और कब्जे में ले लिया था कि इसको कोई खर्च नहीं कर सकता। और ये पाकिस्तान की हुकूमत को कहा था कि आप हमारे साथ इस केस को आगे बढ़ाएं और ये पैसे रिकवर करके पाकिस्तान ले जाएं। आप, ये पैसा आपका है, ये करप्शन का पैसा है, इसको आप वापस ले जाएं। लेकिन डैनियल ज़पैली जो जिनेवा चीफ प्रोसिक्यूटर था, उसने ये खबर दी 27 अगस्त 2008 को, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी। तो उन्होंने कहा कि जी हम अदालत के अंदर इसको मजीद ट्रायल इसलिए नहीं कर सकते कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से तमाम केसेस वापस ले लिए हैं, ड्रॉप कर दिए हैं। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि ये कपल या जोड़ा, यानी बेनजीर भुट्टो साहब और आसिफ अली जरदारी साहब, इसको करप्शन में फिक्स नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान की हुकूमत की दरखास्त पर $60 मिलियन जो फ्रीज किया गया था, उसको अब रिलीज किया जा रहा है। मिस्टर ज़पैली सेड पाकिस्तान हैज विथड्रॉन इट्स रिक्वेस्ट फॉर जुडिशियल असिस्टेंस एंड हैज सेड इट हैज नो क्लेम ऑन द फ्रोजन एसेट्स, कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हम अपने केसेस वापस ले रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, और ये जो आपने एसेट्स या पैसा जो आपने फ्रीज किया हुआ है $60 मिलियन, ये पैसे पे हम अपना कोई हक नहीं जता रहे। यानी ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई। मुशर्रफ का एनआरओ और जरदारी साहब की हुकूमत आ गई। जरदारी साहब के सदर बनने से पहले ये केस विड्रॉ कर लिए गए। स्विस हुकूमत या स्विट्जरलैंड की जो अदालतें हैं, वहां से इन केसेस को विड्रॉ कर लिया गया जानबूझकर। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बन गए। सदर बनने के बाद उनको एक इम्यूनिटी मिल गई। मैंने कहा जी मेरे ऊपर तो केस चल ही नहीं सकता, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर, और पाकिस्तान की हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकती। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा कि जनाब ये केस है, हमारा $60 मिलियन वहां पड़ा हुआ है और अभी आपके पास टाइम मौजूद है, तो आप इस टाइम के गुजरने से पहले जल्दी से अपील कर दें। उन्होंने कहा जी सदर पाकिस्तान में अपील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा 97 में करप्शन की अपील करें। जी मैं अपील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप अपील करें, कानून मैं देख लूंगा। लेकिन उन्होंने अपील नहीं की और तौहीन अदालत के अंदर अपना